देखिए, क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बात समझाते हैं, समझिए। क्वेश्चन ए कीजिए, मत समझिए। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में वर्ष है, सूची 2 में घटनाएं हैं। 1510 ईस्वी में आपको अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। 1686 औरंगजेब ने हुगली के क्षेत्र में अंग्रेजों को पराजित किया और वहां से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। बाद में 1.5 लाख रुपया जुर्माना औरंगजेब को दे करके फिर से अंग्रेजों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। 1580 स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हुआ। 1503 पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कोचीन में स्थापित, प्रथम कारखाना 1503 में स्थापित किया। तो 2143 बी होगा। एक का आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? अकबर के दरबार में प्रथम जेसुइट मिशन आगमन। अकबर के दरबार में जो प्रथम जेसुइट मिशन आया था वह आया था आपको 1580 में। कब आया था? 1580। मार्को पोलो की चीन यात्रा। मार्को पोलो चीन की यात्रा पर गए हुए थे 1254 में तो मार्को पोलो का जन्म हुआ था। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। जो मार्को पोलो था ना, इटली का रहने वाला था। इटली के वेनिस में इनका जन्म 1254 में हुआ था और ये 1271 ईस्वी में चीन की यात्रा पर गया था और ये भारत की भी यात्रा पर आया था। दक्षिण भारत मदुरै राज्य की यात्रा पर मार्को पोलो आया था। समझ गए? इसके बाद वास्को डी गामा की कालीकट यात्रा। वास्को डी गामा की कालीकट यात्रा 1498। कैप्टन विलियम हॉकिंस का सूरत आगमन। कैप्टन विलियम हॉकिंस का सूरत आगमन जो है आपको 1608। तो इन घटनाओं में सबसे पहले कौन घटना घटित हुई है? तो मार्को पोलो की चीन यात्रा। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा। वास्को डी गामा के भारत आगमन पर जहाजों के जत्थे में कौन सी जहाज शामिल नहीं थी? राफेल, गैब्रियल, बोरियो, स्टाडा। स्टाडा शामिल नहीं था। स्टाडा शामिल नहीं था, बाद बाकी सब शामिल था। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष उसका भारत आगमन नहीं हुआ? सुनिए, जब उस रोज हम डाउट ले रहे थे तो बहुत बच्चा 4 नंबर भी लिखाया था। 4 नंबर डाउट में लिखाया था। मुंह तो तोड़ देंगे हम। समझ गए? 4 नंबर में कौन चीज का डाउट है? कहां डाउट है? आप हमको ये बात बताइए तो। कौन चीज डाउट है इसमें? क्या डाउट है आपको इसमें? वास्को डी गामा जो है 3 बार भारत आया। 1498, 1502 और 1524। तो 1502 में आया, 3 तक रहा था। 1503 लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1524 में उसका निधन हो गया। अब 1524 में जब मर गया तो 1545 में कहां से हुआ आएगा? भगवान घर से आएगा। समझ गए? तो 1502 के नजदीक 1503 है ना जी, तब। समझ गए? तो इसका आंसर 1545 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए था, एकदम नहीं होना चाहिए था। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1545 होगा। हाँ, देखिए, एगो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। तो देखिए, सुनिए, हम जो है ना आपको 1757 के पलासी युद्ध के बाद के संदर्भ में बता दिए थे। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ है। हाय, 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ है, पलासी के युद्ध के बाद जो है प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव से पहले देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1757 में थोड़े अस्तित्व में आया ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईस्वी में ही भारत आ गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
तो 1600 ईस्वी में ही भारत आ गई थी, समझ गए। तो 1600 ईस्वी में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो कंपनी का जो है ना बहुत सारे लोग गवर्नर बने थे, कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहां पर निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका उत्तर होगा विलियम हेजेज। विलियम हेजेज होगा इसका उत्तर। हम रॉबर्ट क्लाइव मरवा दिए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि विलियम हेजेज होगा। ए नंबर होगा, 5 का ए होगा, 5 का ए, 5 का ए होगा। और 6 नंबर में तो हम आपको बताए थे, ये तो चारों आया था न हो, चारों आया था, समझ गए, चारों आया था। और इसमें जानते हैं ये जो डॉक्टर हैमिल्टन है, ये पीलिया रोग विशेषज्ञ था, पीलिया रोग विशेषज्ञ था, और फर्रुखसियर को ठीक कर दिया था। हाँ, उसी से खुश होकर के जो है व्यापारिक छूट दे दिया पूरा, कहा जितना व्यापार करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, अपने राज समझिए इसको भी। तो इसमें तो ये चारों तो होगा ही, समझ गए। तो मतलब एक और ऑप्शन बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं लिख लीजिए, समझ गए, बात समझ रहे हैं ना? हाँ। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में जो थोड़ा सा एरर रह गया है, यहां पर जो है ना हॉकिंस नहीं होगा बल्कि सर टॉमस रो होगा, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो होगा। आप नोट में पढ़िएगा ना, तो नोट में देखिएगा सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था ना। और सर टॉमस रो बहुत सारा उपहार लेकर के जहांगीर के लिए नहीं आया था, जैसे लेंस युक्त चश्मा हो गया, लाल बग्घी हो गया, ये सब चीज लेके आया था ना। तो बताइए, 3 गो चीज बोले थे लेकर के आया था। तो ऑप्शन में देखिए, जेम्स प्रथम के दरबार के 6 चित्र जो है जेम्स प्रथम ने टॉमस रो के हाथों भेजवाया था, समझ गए। और लाल बग्घी भी भेजवाया था, लेंस युक्त चश्मा भी भेजवाया था। तो ये तीनों तो भेजवे किया था, तो कौन नहीं होगा बताइए? टेम्स नदी का आयुर्वेदिक पानी। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 7 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है व्यक्ति और सूची 2 में है विशेषता। कौन व्यक्ति की क्या विशेषता है, इससे आपको अवगत होना है, समझ गए। जॉन मिल्डन हॉल, भारत आने वाला प्रथम यात्री, कौन मार्ग से आया था? हो स्थल मार्ग से ना, स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से। वास्को डिगामा मसाला मार्ग के खोज करता, मसाला मार्ग के, ऐसे तो भारत के लिए समुद्री मार्ग के खोज करता थे, लेकिन भारत के समुद्री मार्ग से जो है मसालों का व्यापार होता था। सबसे पहले पुर्तगाली आया, और वास्को डिगामा जब स्वयं भी आया तो सबसे पहले वो भारत का मसाला लेकर के ही ना गया जी, भारत का मसाला लेकर के गया, समझ गए। तो मसाला मार्ग भी, उस मार्ग को जो है ना मसाला मार्ग ही नाम दे दिया गया था, समझ गए। तो ये हो जाएगा। फिर फ्रैंको मार्टिन है, पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर, और तस्मान है, तस्मानिया के खोजकर्ता। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? बताइए, चर्चा किए है ना बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, और इसमें अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था ना, आए हेक्टर मुंडो किया था ना हो, ठीक है। तो हेक्टर मुंडो। फिर बाडीबास का युद्ध है, बाडीबास का युद्ध कब हुआ है? वो 1760 में ना। अच्छा, बाडीबास के युद्ध से कौन यूरोपीय कंपनी का पतन हुआ? किसका? फ्रांसीसी का न पतन हुआ है। और बाडीबास के युद्ध में नेतृत्व कौन किया था? आए अरे रुकिए ना, काहे अकबकाते? अकबकाना ना है, यहां पर आयरकुट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इससे आगे बढ़िए थोड़ा सा। स्वाली, स्वाली का युद्ध कब हुआ? कब हुआ है ये पूछ रहे। आए 1612 में। अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को हराया। और जब अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को पराजित किया, तब जाकर के जहांगीर को लगा कि ना, अंग्रेजों में दम है, इसको भी व्यापारिक छूट देनी चाहिए। तब जाकर के ना 1613 में सूरत में जो है व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति दिया। तो स्वाली का युद्ध, थॉमस बेस्ट। अब है आपको यहां पर पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ है? हाय, एकदम खा पी करके बैठ गए ना, नहीं बताएं ये सब बात, कभी तो जीवन में सुनबे नहीं किए हैं। कब हुआ है पोर्टो नोवा का? 1781। और जो है आपको इस युद्ध में कौन लड़ा था? मैसूर का न शासक, मैसूर का शासक हैदर अली ने लड़ा था। मैसूर का शासक हैदर अली लड़ा था। और उसको कौन पराजित किया था? सर आयर कूट पराजित किया था। सर आयर कूट पराजित किया था। तो पोर्टो नोवा का युद्ध सर आयर कूट। तो अब देखिए बच कौन रहा है? क्लाइव एगो बच रहा है। तो क्लाइव में जो है बाडीबास मार दीजिए। और बाडीबास का युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन हुआ था 1760 में। तो देखिए कुछ चीज ऐसा होता है कि जिसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। हम लोग जानते हैं कि वाडीवास के युद्ध की अगर हम बात करें तो वाडीवास के युद्ध में जो है सर आयर कूट ही अंग्रेजों के तरफ से लड़ा था और फ्रांसीसियों के तरफ से काउंट लाली लड़ा था। काउंट लाली लड़ा था। फिर भी यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाकर के जब हम लोग टिक करेंगे तो बाडीबास के युद्ध में यहां पर क्लाइव को मारना होगा। लेकिन अब यहां पर आप ये मत याद रख लीजिएगा, ये बात जो है आप नहीं याद रख लीजिएगा कि बाडीबास के युद्ध में क्लाइव नेतृत्व किया था ना। क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर क्लाइव हमने लगवाया है ठीक, लेकिन वाडीवास के युद्ध में सर आयर कूट ने ही नेतृत्व किया था। वाडीवास के युद्ध में सर आयर कूट ने ही नेतृत्व किया था। हम क्या बोल रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो मिलाइए क्या होगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है एकदम। कुछ क्वेश्चन जो है ना एकदम ऐसा है ना कि जो कहीं नहीं मिलेगा, समझ गए? उसी क्वेश्चनों में ये भी है। बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता था? इसको पोर्टो ग्रांडे नाम से जाना जाता था। पोर्टो ग्रांडे, पोर्टो ग्रांडे नाम से जाना जाता था। एकदम याद रख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आएगा ना, सिर्फ आप ही लोग बना करके आइएगा, समझ गए? दूसरा कोई नहीं बना करके आएगा, याद रख लीजिएगा। पोर्टो ग्रांडे। आगे यहां पर जो है ना, यहां पर एक शब्द छूट गया है, और जो शब्द छूट गया है ना वो शब्द है आपको डच। समझ गए? डच। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री होगा। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री, यानी डचों ने पुलिकट में, सूरत में, कोचीन में, मसूलीपट्टनम में, इन स्थानों पर डचों ने अपनी फैक्ट्री खोला। तो डचों ने जो अपनी फैक्ट्री इन स्थानों में खोला, समझ गए? तो इसमें एक शब्द जो है आपको डच लिख लीजिएगा और स्थापना वर्ष। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो डचों की अगर आप बात करेंगे तो डचों ने पुलिकट में अपनी फैक्ट्री खोला था 1610 में, और फिर आपको सूरत में खोला 1616 में, और फिर आपको कोचीन में खोला 1663 में, और मसूलीपट्टनम में खोला 1605 में। आंसर हो जाएगा 3 2 1 और 4। 3 2 1 और 4। तो यहां पर डच शब्द छूट गया है, जिस वजह से क्वेश्चन वो अस्पष्ट लग रहा था। लेकिन जब आप इसमें डच शब्द जोड़ देंगे ना तो क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। शहर और संस्थापक। चंडीगढ़ को किसने बसाया था? तो चंडीगढ़ को जो है ली कार्बू जियो ने बसाया था। ली कार्बू जियो।
हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब बंबई को गेराल्ड अंगियार, जेराल्ड अंगियार कर दिया है। जेराल्ड अंगियार को आप गेराल्ड अंगियार कर लीजिए। क्या? गेराल्ड अंगियार। तो बंबई को बसाया है गेराल्ड अंगियार ने। मद्रास, मद्रास को बसाया है फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने। तो उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी यानी अंग्रेजों ने जो है कब कहां पर अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था, इस चीज को जो है हमें देखना है। तो अब अंग्रेजों ने बॉम्बे में, मद्रास में, सूरत में, मसूलीपट्टनम में। एक तो 1533 होगा नहीं, समझ गए? 1533 कैसे होगा? 1533 होने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। समझे? 1533 में यह बे नहीं किया था। तो सबसे पहले जो है आप देखिएगा, 1 मिनट रुकिए। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री कब खोली थी? 1611 में खोली थी, 1611। ठीक है। सूरत में 1613, सूरत में 1613, 1613। मद्रास में 1639, मद्रास में 1639। तो बम्बई, बॉम्बे में जो है 1633 होगा। यहां पर क्या होगा? 1633। तो अब इसको ऐसे मिला लीजिए तो आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर बी नंबर हो जाएगा। मिला लिए ना? इसको सही कर लिए ना? 1633। चलिए आगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इरर है, इसको आप काट दीजिएगा। ये प्रश्न इरर है, ये प्रश्न गलत है, इसको आपको काट देना है। नेक्स्ट, भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था? सहायक संधि, व्यापारिक आक्रामक नीति, व्यवसायिक पर्यटन की नीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत? सहायक संधि, सहायक संधि की शुरुआत की थी, सहायक संधि की शुरुआत की थी। और पहली बार भूमि पर कब्जा, भूभाग पर कब्जा, क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ही किया था, डुप्ले ने ही किया था। तो सहायक संधि इसका उत्तर होगा। समझ गए? और यहीं पर अगर प्रश्न अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में रहता, अगर अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में ही यह प्रश्न रहता, तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाता? लॉर्ड वेले जली, लॉर्ड वेले जली इसका उत्तर हो जाता। आगे, और यहां पर जो है ना 1951 नहीं होगा, 1651 होगा। आपके नोट में दिया हुआ है, आप देखिएगा ना। बंगाल में कंपनी की स्थापना में नोट में जो है दिया हुआ है 1651। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ष 1951 नहीं होगा बल्कि वर्ष 1651 होगा, 1651 होगा। तो 1651 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित किया था? ब्रिजमैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन, ब्रिजमैन के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्रिएटिव क्वेश्चन है। समझिए, क्रिएटिव क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ऐसे आपके नोट में तो थ्योरी में दिया हुआ है, नोट में थ्योरी में आपको दिया हुआ है। चलिए, ये जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है, दूसरा कोई नहीं जवाब देंगी। खड़ा हो जाइए। आंसर तो मिला ही लिए होंगे, नहीं मिला है? आंसर तो दिए थे ना जी। हाँ, तो बेदरा का युद्ध कब हुआ है बोलिए? 1760 में, 1760 में। ठीक है। अंबुर का युद्ध कब हुआ है? आए 1749 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अबाडीबास का युद्ध 1700
59 में। देखिए तो आंसर आ रहा है, आ रहा है जी। अच्छा बैठिए, देख लिए ना। तो ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना बहुत गलत बात है, समझे। बेदरा का युद्ध कब हुआ है हो? 1700। किस कंपनी का पतन बेदरा के युद्ध से? डच ना हो, डच का हुआ है। अंबुर का युद्ध कब? 1749। अच्छा एगो बात बताइए, अंबुर का युद्ध कौन कर्नाटक युद्ध के दौरान? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। अब बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1700। अब बाडीबास का युद्ध 1700। अब बाडीबास के युद्ध से किसका पतन हुआ? फ्रांसीसियों का ना। अब देखिए, अब मिलाइए, आ जाएगा ना। 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आंसर डी हो जाएगा ना। आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा आंसर, डी। चलिए चलिए, ई क्वेश्चन जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है, समझ गए। चलिए उधर खड़ा हो जाइए, तो आप खड़ा होइए, हाँ खड़ा होइए जल्दी। बताइए क्या होगा उत्तर, क्या होगा और क्यों होगा, दोनों बात बताना है। वो तो आंसर दे दिए हैं, क्या होगा वो तो आप बताइए दीजिएगा। बताइए क्यों होगा, क्या होगा, पहले क्या होगा? है डी होगा, हाँ। क्यों होगा? तो ओवर स्मार्ट बनिएगा तो कहां से क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा? नहीं ना आ पाएगा, बैठ जाइए। डी होगा, सही है। इसलिए होगा डी क्योंकि पलासी का युद्ध तो 1757 में हुआ है, अंबुर का युद्ध 1749 में ना, और क्लाइव ने आरकाट का घेरा डाला था 1751। 1751 क्लाइव ने आरकाट का घेरा डाला था 1751, और आरकाट का घेरा डाल करके आरकाट को जीत लिया था क्लाइव। क्लाइव को आरकाट का हीरो कहा जाता है, और क्लाइव का जो उत्कर्ष हुआ है ना, इसी के बाद क्लाइव का उत्कर्ष हुआ है। हीरो ऑफ आरकाट क्लाइव को कहा जाता है, समझ गए, हीरो ऑफ आरकाट। और बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने के लिए 1487 में ना आया था, 1487 में आया था। तो टोटल इस भी हम लोग जान लिए, तो आंसर समझ में आ गया कि क्यों होगा डी। तो इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कालीकट का मलपाली नाम है? कोझिकोड, समझिएगा, कोस्पी कोड, सॉरी कोस्पी कोड, कोस्पी कोड। आगे, चांदगिरी के किस राजा से मद्रास फ्रांसीसियों को पट्टे पर प्राप्त हुआ? एक मिनट रुकिए। मद्रास को पट्टे पर फ्रांसीसी थोड़े लिया था, अंग्रेज न लिया था जी, अंग्रेज लिया था मद्रास को, समझ गए। यहां पर अंग्रेज कीजिए, अंग्रेज कीजिए, और यहां पर जो है चांदगिरी नहीं बल्कि चंद्रगिरी कीजिए, चंद्रगिरी, 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 चंद्रगिरी। देखिए आप याद कीजिए, जानते हैं आप, ठीक है, लेकिन कौन राजा हुआ ये हम भी नहीं बताए थे, ये बात नहीं जानते होंगे। चंद्रगिरी के किस राजा से मद्रास अंग्रेज को पट्टे पर प्राप्त हुआ था? दारमेला वेंकटप्पा, वेंकटप्पा, दारमेला वेंकटप्पा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है यह, समझ गए, बहुत शानदार क्वेश्चन है अपने आप में। और इतना डीप तो आपका बिहार दरोगा परीक्षा नहीं जाएगा, बीपीएससी के जाने का चांस अब बनने लगा, समझिए, अब बनने लगा है, पहले तो नहीं बनता था चांस। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लिए,
और आंसर पता चल गया। चलिए, और यहां पर जो है आपको 1949 नहीं होगा, यहां पर होगा आपको 1698। क्या होगा? 1698, 1698 होगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर रह गया है। यहां पर आप 1698 कीजिए, 1698 कीजिए। 1698 में ब्रिटेन के संसद द्वारा स्थापित कंपनी नहीं, ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय के द्वारा स्थापित कंपनी होगा। क्वेश्चन में यहां पर भी एरर है, विलियम तृतीय। ब्रिटेन के संसद द्वारा नहीं, ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय, राजा विलियम तृतीय, विलियम तृतीय द्वारा, विलियम तृतीय द्वारा स्थापित कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत बनाकर अंग्रेज के दरबार में कौन पहुंचा था? समझ गए? पहुंचा था विलियम नॉरिस, विलियम नॉरिस। और विलियम नॉरिस जो है ना, आपको औरंगजेब के दरबार में पहुंचा था। ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, और औरंगजेब के दरबार में विलियम नॉरिस जो है 1698 में पहुंचा, 1698 में पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, आपको जो है याद कीजिए औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707, 1658 से 1707, 1707, 1658 से 1707। तो 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल है। उससे पहले ही अंग्रेजी कंपनी स्थापित हो चुकी थी, अंग्रेजी कंपनी भारत आ चुकी थी, भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर चुकी थी, भारत में व्यापार होने लगे थे। ब्रिटेन के भी राजा परिवर्तित हो गए, समझिए, ब्रिटेन के राजा परिवर्तित हो गए। बाद में जाकर ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय बने, और जब विलियम तृतीय ब्रिटेन के राजा बने ना, तो विलियम तृतीय ने ब्रिटेन के भीतर एक कंपनी स्थापित किया, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। विलियम तृतीय ने इस कंपनी को स्थापित करने के बाद अपना एक दूत औरंगजेब के दरबार में भेजा, और विलियम तृतीय ने अपना एक दूत, अपना दूत बनाकर जिसे भेजा, उसका नाम था विलियम नॉरिस। विलियम नॉरिस 1698 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, और औरंगजेब के दरबार में पहुंच करके औरंगजेब को कहा कि हमारे देश के राजा ने एक और कंपनी स्थापित किया है, और वो कंपनी भी चाहती है भारत में व्यापार करे, तो आप हमको उस कंपनी के लिए व्यापारिक छूट दीजिए। औरंगजेब कहा ना, हम आपको व्यापारिक छूट देने वाले नहीं है, और औरंगजेब ने इस कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया, कहा ना आपको नहीं देने वाले हैं। इससे पहले एगो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया है, वो इसे सर का दर्द है, और आपको हम सर के दर्द के रूप में अब काहे के लिए अनुमति देंगे? तो नहीं मिला था अनुमति। तो बाद में जाकर के विलियम तृतीय ने अपनी इस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही मर्ज कर दिया। अपनी इस कंपनी को विलियम तृतीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही मर्ज कर दिया, और तब ये कंपनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल करके भारत में व्यापार करने लगी थी, समझ गए? तो विलियम नॉरिस होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है यहां पर एक प्रश्न जो है, एक तो आशा करते हैं अब आप चीजों को समझे होंगे। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के द्वारा औरंगजेब के दरबार में अपना दूत बनाकर किसे भेजा गया था? तो विलियम नॉरिस। और एक प्रश्न ये, विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में कब आया था? तो 1698, 1600। इस बात स्पष्ट हो रहा है। जैसे हम लोग सीधा तौर पर जहांगीर के विषय में याद रख लेते हैं कि जहांगीर के दरबार में जो है हॉकिंस आया, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया, वो तो ठीक है। अब यहां तक भी थोड़ा सा आपको जाना होगा, समझ गए? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। चलिए, यहां पर जो है ना डेनिस होगा, डेनिस क्या होगा? डेनिस होगा, डेनिस होगा यहां पर। अब इसको जो है आपको मिलाना है।
पुर्तगाली, अल्मेडा, डेनिस, विरनी चाओ, अंग्रेज सर टॉमस रो, स्वीडिश विलियम यूसेलिंकस, विलियम्स यूसेलिंकस। आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन जो है गलत है? सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला, मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुरमन था। हां, था, जॉन सुरमन था, सही है ये। तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित? हां, प्रभावित था, प्रभावित था। डेनिस, हां, यहां पे अब रुकिएगा, ठीक है, खड़ा हो जाइए आप, उधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए। हाँ, खड़ा होइए, जल्दी 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 बोलिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था? शांत रहिए, मुंह तोड़ देंगे जो बोलिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था? चलिए, नील बटे सन्नाटा हो गया, बैठ जाइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित था जी? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय, ये सब बात नहीं बताए हैं, हर बात बताए हुए, समझ गए। आगे तो ओवर स्मार्ट बनिएगा तो यही सब न होगा। लड़का लोग देखिए कितना बढ़िया सब जवाब दे रहा है, समझिए। लड़की लोग ओवर स्मार्ट बनती है तो क्या होगा, समझ गए। चलिए अगला आइए। डेनिश कंपनी भारत से अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 ईस्वी तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई। हाँ, नहीं, सही है, सही है। देखिए कुछ बुक जो है 1845 लिखता है, 1845 लिखता है, लेकिन जो है एस के पांडे पढ़िएगा, ऐसे एस के पांडे में बड़ी एरर है, माथा खराब कर देता है एस के पांडे। देखिए दो बुक, एगो स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें भी बहुत एरर है, डाटा एरर उसमें बहुत है। लोग पता नहीं कैसे उस बुक को पढ़ता है, समझ गए। डाटा एरर उसमें बहुत है, कंसेप्ट है उसमें, लेकिन डाटा बहुत एरर है। एस के पांडे में भी डाटा बहुत एरर है, दिमाग खराब करके रख देता है ये सब बुक, समझ गए। ये भी सही है, 1745 ही होगा, सही है। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री फ्रेंकोइस के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। हाँ, फ्रेंकोइस के प्रयास से हुआ था ना, कोलबर्ट के प्रयास से हुआ था। किसके प्रयास से? कोलबर्ट, जो कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर भी था। तो आप हमको बताएंगे गलती हुआ ना हो? एकदम गलत हुआ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ना हो जाएगा, हो डी हो जाएगा इसका उत्तर। और आंसर में मेरे ख्याल से इसका उत्तर दिया हुआ है बी। क्या दिया हुआ है? बी। आंसर में इसका उत्तर बी दिया हुआ है, जो कि गलत है, और उसको काट करके आपको इसका उत्तर क्या कर लेना है? डी। और डी इसलिए होगा क्योंकि फ्रेंकोइस केरो के मदद से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि कोलबर्ट के मदद से हुई थी। किसके मदद से? कोलबर्ट के मदद से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आए? 1500, पहली बार 1400, अब तीसरी बार 1524। 1524। आंसर क्या हो जाएगा? 1502। 1502। चलिए, वास्को डी गामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के कालीकट पहुंचा? अब्दुल मुनीर। ये सब क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में थोड़े दम है, अभी लगभग 4-5 गो क्वेश्चन काफी शानदार था, समझ गए। अब्दुल, ये सब तो आराम से। नीला जल योजना, बोलिए। अलमीरा ना, वही रहता कि इसको निरस्त किसने किया?
तब अल्बुकर्क ना हो जाता। अच्छा, हिंद महासागर का स्वामी कौन यूरोपीय कंपनी को कहा? पुर्तगाली ना। चलिए ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली था ना? पुर्तगाली था, तो पुर्तगाली सब थोड़ा सा मिस्टेक है। पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में न गया, मतलब सबसे अधिक वर्ष तक पुर्तगाली रहा ना हो, सबसे अधिक वर्ष तक पुर्तगाली रहा ना। चलिए, भारत कब आया? 1498 में आया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कौन हुआ? अल्मीरा ना। प्रथम ना पूछ रहा, प्रथम तो अल्मीरा ही ना हुआ। अब वास्तविक पूछता था अल्बुकर्क ना हो जाता, तो अल्मीरा। स्वागत किया, कौन किया था सर? कालीकट के राजा जेमोडिन। जेमोडिन राजा का नाम नहीं था, उपाधि था। क्या था? उपाधि। तो जेमोडिन। और जब जेमोडिन स्वागत किया था तो इसका विरोध कौन कर रहा? अरबी व्यापारी, अरबी व्यापारी। चलिए, वास्को डी गामा पुर्तगाल ना हो? पुर्तगाल ना। हाँ। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश यात्री के तौर पर आया था। वो जन्म से था इटली, जन्म से इटली का था, लेकिन स्पेन के राजा के संरक्षण में वो भारत को खोजने को निकला था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर स्पेन हम लोग टिक करेंगे, समझ गए? स्पेन। और कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान जो है हॉलैंड का था। 2143, 2143। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ना। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। चलिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर नहीं ना हो, 1510, 1499 में नहीं बल्कि 1510। और पुर्तगाली गोवा किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। तो गलते को न चुनना था हो, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। बाद बाकी सब जो है क्या है आपको सही है, बाद बाकी सब सही है। ठीक है, यहां पर मसूलीपट्टनम होगा, मछलीपट्टनम कर दिया, मसूलीपट्टनम कर लीजिएगा, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम कर लीजिएगा। ये सब स्टेटमेंट सही है, बीसीडी सही है, ए नंबर गलत है, गलत को चुनना था, आंसर ए। ठीक। चलिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचिन में ना, 1503 में ना, 1503 में ना। हाँ, कोचिन में 1503। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली ना, पुर्तगाली किया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है? आए? हुगली होना चाहिए, हुगली होगा, हुगली, हुगली होगा, हुगली। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। हां, पुर्तगाली थी, यह सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी ना, गलत है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी, और डच के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज। देखिए, पांडिचेरी पर जो है सबसे पहले पुर्तगाली कब्जा किया, अब पुर्तगाली के बाद डचों ने कब्जा किया, और डचों के बाद डेनिशों ने कब्जा किया, और डेनिशों के बाद फ्रांसीसियों ने कब्जा किया।
फ्रांसीसियों ने कब्जा किया और फ्रांसीसियों के बाद अंग्रेजों ने कब्जा किया, अंग्रेजों ने कब्जा किया। ये पांडिचेरी पर कब्जा करने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज। तो दूसरी फ्रांसीसी नहीं बल्कि दूसरी डच है, मतलब 2 नंबर गलत। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत है, किया था। आंसर हो जाएगा कौन सा सही है, केवल एक आंसर हो जाएगा 37A 38। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगाली ने ना, पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने। समुद्री यात्री और खोजे गए देश, किस समुद्री यात्री ने किस देश को खोजा? न्यूजीलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। तस्मानिया, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड, ब्राजील अल्ब्रेज कैब्राल, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कुक और तस्मानिया तस्मान हॉलैंड। 2 1 4 3। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच। किसने आरंभ की थी? डच, डचों ने। देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब क्या हुआ जानते हैं? संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब क्या हुआ? संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब हुआ, मतलब एक कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, समझ गए? उसी को संयुक्त पूंजी कंपनी कहा जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी होती है, और उस प्राइवेट कंपनी में कई सारे लोग पैसा लगा करके जो है उस कंपनी के माध्यम से व्यापार करते हैं। तो एक तो सबसे पहले डच, और डच के बाद अंग्रेज भी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। वही जो पुर्तगाली था और फिर जो है फ्रांसीसी था, ये सब सरकारी कंपनी था, ये सब सरकारी कंपनी था, समझ गए? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डच। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके पूछने की संभावना है। कौन सा एक सही है होगा? ठीक है, रही है ना, कौन सा एक सही है? रही समझते हैं? हाँ, आप लोग तो समझदार हैं। कौन सा एक सही है? ठीक है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था ना? डच तो पहले ये बोरा बिस्तर समझ कर चले गया ना, गलत है, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हाँ, सही है ये। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। नहीं, पहले पुर्तगाली उपनिवेश था, बाद में डचों का अधिकार हुआ। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, हुआ है, रहा है, गलत है ये भी। कौन सा सही है? केवल 2, यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुआ है उसकी सफलता का राज क्या है? पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। हाँ, भारत के लोगों में यह था ही नहीं कि हम भारतीय हैं, इस प्रकार की भावना जो है नहीं थी। जैसे आज के डेट में भारत के लोगों में यह भावना है, लेकिन उस समय भारत के लोगों में यह भावना नहीं था, क्योंकि भारत के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, चीजों की जानकारी नहीं थी। तो ये सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। हाँ, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में ला सकता था। हाँ, सभी उपर्युक्त तीनों, ये सभी कारण है जिस वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिबेंट कंपनी, लिबेंट कंपनी को। और विलियम हेजेज का नाम सुने हैं ना आप? क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा, ठीक है। विलियम हेजेज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तो गवर्नर बना ही था, लिबेंट कंपनी के अंतर्गत भी गवर्नर बना था, समझिएगा। लिबेंट कंपनी उत्तर होगा इसका। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? आप सभी लोग जानते हैं कि जो है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई,
और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। अकबर होगा उत्तर। क्या होगा? अकबर। अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? कारखाना सब तो जहांगीर के काल में ना स्थापित हुआ, सबसे पहले जहांगीर होगा ना, जहांगीर होगा। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि भले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय हो गई हो, लेकिन ब्रिटिशों ने किस बादशाह के समय भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया? तो क्वेश्चन वही है, बस भाषा चेंज है, लैंग्वेज चेंज है। उत्तर जहांगीर ही होगा। क्या होगा? जहांगीर। क्या बोले हैं आप? समझे हैं ये प्रश्न? हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। कहां पर? सूरत में। सूरत में ही स्थापित कर दिया गया था, लेकिन उसको मान्यता बाद में दिया गया। समझ गए? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? कौन? थॉमस बेस्ट ना? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट। यही युद्ध मुगल बादशाह को प्रेरित किया कि अंग्रेजों को भी व्यापारिक छूट दे। अगर इस युद्ध में अंग्रेज हार जाता ना, तो फिर जहांगीर व्यापारिक छूट नहीं देने वाला था अंग्रेज को। समझ गए? जहांगीर भी पुर्तगाली से डरता था। समझ गए? और अकबर को भी पुर्तगाली से भय था, तब ना हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए अकबर कार्टेज खरीदा था। समझ गए? हाँ, आप ऐसा मत समझिए कि मोदी जी को डर नहीं होता। होता है, डर सबको होता है। समझ गए? चुनाव में जीत हार का। मोदी जी को डर तो चुनाव में जीत हार का नहीं होगा। जैसे आपको डर होता है रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। समझ गए? वैसे मोदी जी को चुनाव में जीत हार का डर होता है। चलिए, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? आए अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। कहां? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? मतलब पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहां थी? पश्चिमी प्रेसिडेंसी जो है सूरत में। कहां पर? सूरत में। सूरत में। सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया? किससे? पुर्तगाली से ना? पुर्तगाली से प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन। 1686। 1686 सर जॉन चाइल्ड। और फिर बाद में जाकर के जो है 1.5 लाख रुपया जुर्माना दिया था ना, और फिर से व्यापार करना प्रारंभ किया था ना, बताए हुए हैं सर जॉन चाइल्ड। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? बोलिए। क्या होगा इसका? बी होगा या डी? बी के पक्ष में कितने लोग हैं? बी के पक्ष में बी के पक्ष में। और डी के पक्ष में कितने लोग हैं? डी के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। डी होगा इसका उत्तर महाराज। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया जाना। जब लेक्चर दिए थे इतना बढ़िया से बताइए, समझाए थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। समझ गए? प्रभावित था। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है महाराज। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि के तहत अंत हुआ। एक्सला चैपल संधि के तहत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का अंत हुआ, और उसी संधि के तहत जो है भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का भी अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ। पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा था।
इसमें ना किसी की हार हुई थी ना किसी की जीत हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में पूछ रहा है। हैदर अली और अंग्रेज नहीं लड़ा था जी। 1767 से 1769, 1767 से 1700, इसमें हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेजों को हराने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? हैदर अली। कौन है? हैदर अली। तो प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। 4-1-3-2, 4-1-3-2, आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ? डुप्ले। किसने? डुप्ले ने। डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां? फ्रांसीसी सूरत में लगाया था ना? सूरत में लगाया था, सूरत। 1668, हाँ 1668 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के समय। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता? कोलबर्ट को। किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। कोलबर्ट को माना जाता है। वाडिवास युद्ध का नेतृत्व किस फ्रांसीसी गवर्नर ने किया? काउंट लाली ने। काउंट लाली ने। और अगर अंग्रेज गवर्नर का नाम पूछता? सर आयर कुट। बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया? क्वेश्चन रिपीट है ये। हुगली। समझ गया? हुगली। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, रिपीटेड है। ठीक है, पेन दीजिए तो हम अपने नोट में लिख लेते हैं। अगली बार सुधार करेंगे तो इसको डिलीट करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजों को काट करके पुर्तगाली कीजिए यहां पर। जानते हैं क्वेश्चन आंसर तो हम करवा रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन आंसर नहीं याद रखिएगा ना, बगल में नहर है फेंक देंगे, समझे? चल जाइएगा, गंगा में मिल जाइएगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय, और लड़की लोग आप भ्रम में मत रहिएगा कि आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आपका हम आरती उतारेंगे। इस भ्रम में आप लोग नहीं रहेंगे, समझ गए? मेरे लिए लड़का लड़की सब एक समान है। इसको कूटते हैं तो आपको भी कूटेंगे, समझे? निम्न यूरोपीय शक्तियों में ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इसमें सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। 4, पुर्तगाली के बाद डच, डच आया, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। 4, 2, 1, 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास। सूची 2 डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश। मतलब इसमें जो है ना, आपको ये मिलाना है कि जो है किस यूरोपीय कंपनी ने अपना मुख्यालय नगर जो है किसे बनाया था, किस यूरोपीय कंपनी ने अपना मुख्यालय नगर किसे बनाया था, इस संदर्भ में जो है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो है 63 नंबर है ना, पांडिचेरी, गोवा, गोवा को तो पुर्तगाली बनाया था, ट्रावनकोर डेनिश बनाया था, पांडिचेरी फ्रेंच, मद्रास डच। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम, सोडा और अफीम नशीला पेय पदार्थ होता था, बिहार से प्राप्त होता था। बिहार। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? इस प्रश्न के भी बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे परीक्षा में पूछने की संभावना है। बिहार, बिहार होगा उत्तर। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारी के रूप से सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आया? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। फ्रांसीसी ना,
फ्रांसीसी 1664 में ना आया, 1664। पुर्तगाली तो 1498 ये में आ गया, अंग्रेज 1600 और डच 1602। 1602 में तो वो अपना फैक्ट्री लगाया, समझ गए। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? उपरोक्त सभी होगा, सभी होगा। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1563। 1563 ईस्वी में हुआ था। 1563, हाँ 1563। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट से की सहायता से सही उत्तर मिलाइए। 1611, 1628, 1717, 1580। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन ने कब्जा किया था। 1717 अंग्रेज 1717 में फर्रुखसियर ने जो व्यापारिक छूट दिया था वह अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। अब 1628 और 1611। 1611 में मसूलीपट्टनम में कोठी की स्थापना और 1628 में हारमुज बंदरगाह पर कब्जा। 2143, 2143 यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2143 आंसर डी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ब्रिटिश 1600, डच 1602, फ्रेंच 1664। 1, 2, 3 और 4 आंसर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी मुख्यालय, पुर्तगाली का मुख्यालय गोवा, हाँ। ब्रिटिश कलकत्ता, डच नागपट्टनम, फ्रेंच पांडिचेरी। 1, 2, 3 और 4 आंसर बी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फिलेंडर, स्वीडिश। सब आया था, सब टोटल। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बोलिए। अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 और इसी बीच में 1510 में गोवा पर कब्जा किया था अल्बुकर्क। क्या होगा? अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग कर रहा है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? क्या होगा? पुर्तगाली होगा, पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा? कालीकट में। कहां पर? कालीकट, कालीकट में उतरा था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली, पुर्तगाली के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के? पेरिस के संधि, पेरिस के संधि के तहत। पेरिस की संधि 1763 और एगो पेरिस का संधि हुआ जिसके तहत अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध की समाप्ति हुई है। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध की समाप्ति 1793। ई पेरिस का संधि 1763 जिसके तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। एगो पेरिस का संधि हुआ 1793 में और जिसके तहत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। विश्व इतिहास में ये सब हम लोगों को पढ़ना है। विश्व इतिहास भी पढ़ाएंगे आप लोग को, समझ गए। विश्व इतिहास से एगो दूगो प्रश्न रहता है। अच्छा, आप लोग अपने तरफ से क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, सफल तो आपको भी होना है, सफल तो हमको भी होना है, समझ गए। तो आप लोग अपने तरफ से क्या क्या कर रहे हैं? गांधी मैदान जाकर झालमुड़ी बेचा कीजिए, समझे। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, हाँ ये था। धर्मांतरण करना, राज स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये होगा 80 का ए होगा, ए। जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था, किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जैमोरिन ने। जैमोरिन ने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान कर? फारूक सियर, फारूक सियर, फारूक सियर। यही सब बादशाह तो भारत को गुलाम बनाया, इसी सब का तो योगदान है भारत को गुलाम बनाने में, समझ गए। औरंगजेब के बाद बादशाह बादशाह थोड़े था, वो तो नौटंकीबाज था सब, समझ गए। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने किया था, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय ने किया था। कब किया था बताए हैं? नहीं बताए हैं, बताए होंगे मां, एकदम 1802 में, हाँ 1802 में किया, 1802 में। अच्छा, कौन मराठा में से कौन जो है असहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था? इंदौर का होलकर। मराठा कई संघ में नहीं बटा था जी। भाई महाराज आप लोग भूल जाते, यही ना दिक्कत है भाई। हाँ सही में मारने लायक है ये हैं आप लोग, समझे। भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गौथिक कला का विकास किसके आगे? पुर्तगाली न हो। अब गौथिक कला क्या था जानते हैं? भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला था, ठीक है, यूरोपीय पद्धति से। पुर्तगाली होगा, क्या होगा? पुर्तगाली, पुर्तगाली होगा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मान? किसे? हॉकिंस ना, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? याद कीजिए, दीवानी, दीवानी का मतलब क्या? कर वसूलने का अधिकार। क्या? कर वसूलने का अधिकार। और कर वसूलने का अधिकार इलाहाबाद के संधि के तहत न प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद के प्रथम संधि न, जो कि 12 अगस्त 1765, और उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय का शासनकाल। शाह आलम द्वितीय इसका उत्तर होगा, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, शाह आलम द्वितीय। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई, मुंबई कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर न है। और सबसे इस प्रश्न को जानते हैं, ई तो ई तरीका से पूछबे करता है, एक और तरीका से पूछता है। पूछता ये है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन है? सालसेट द्वीप, सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप। देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जिन शहरों में है, यानी करोड़ों की संख्या में जनसंख्या है। देखिए, वैसा शहर जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो, मेगा सिटी, मेगा सिटी, मेगा सिटी कहलाता, महानगर नहीं। महानगर तो 10 लाख से अधिक, मेट्रोपॉलिटन सिटी महानगर यानी 10 लाख से अधिक। 1 करोड़ से अधिक होता है तो मेगा सिटी कहलाता है। भारत में 3-4 को मेगा सिटी है, ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, समझ गए। तो इसमें तो द्वीप पर एक को बसा हुआ है मुंबई, बाद बाकी द्वीप पर है ये नहीं है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का कौन सा द्वीप है जहां पर सबसे अधिक मानव रहता है? तो सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई बसा हुआ है, समझ गए, सालसेट द्वीप उत्तर होगा। यहां का उत्तर तो मुंबई होगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का पुर्तगाली ने ना, पुर्तगाली के आगमन से, और जो है आपको जहांगीर शुरू किया और जहांगीरों बंदे कर दिया, समझ गए। जहांगीर के काल में भारत में तंबाकू का खेती होना प्रारंभ हुआ। भारत के लोग इतना अधिक तंबाकू खाने लगे कि जहांगीर को बंद करना पड़ा, और तब से लेकर आज तक बंद करने के बावजूद भी तंबाकू बंद नहीं हो पाया है, समझ गए। आप लोग खाते हैं ना? खाना चाहिए। आप लोग खाते हैं ना? आप लोग खाइए, आप लोग भी, समझ गए। चलिए आगे आइए। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? वाडीवास होगा, चांडीवास लिख दिया, वाडीवास होगा। वाडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबुर का युद्ध, पलासी का युद्ध। देखिए, आप जानते हैं कि इन युद्धों के विषय में जान लीजिए। देखिए, इसमें जो है अंबुर का युद्ध 1749, पलासी का युद्ध 1757, वाडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध
1764। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा? बी होगा ना, बी होगा ना। ठीक है, भारत में पहला मुद्रण मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, बताइए। पुर्तगाली ने ना, पुर्तगालियों ने। हो पाएगा कि नहीं? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, केवल भंडारगृह, केवल। कुछ बुक आंसर सी भी देता है, लेकिन जो हम आपको बीएल ग्रोवर हो गया तथा बिपिन चंद्रा हो गया, ये सब बुक पढ़िएगा तो सिर्फ भंडारगृह का चर्चा करता है। तो ऑथेंटिक बुक सिर्फ भंडारगृह का चर्चा करता है, और जो गाइड है, समझिए जो गाइड सब है वो सब सी देता है, लेकिन आंसर इसका ए होगा मेरे ख्याल से, जहां तक हम बुक पढ़े हैं, समझ गए, ए होगा। और हम आपको बताए भी हैं, समझ गए। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? अल्ब्रेज। लेकिन इसको जेमोरिन बंद न कर दिया था, जेमोरिन बंद न कर दिया था, तो ये मान्यता प्राप्त फैक्ट्री थोड़े था, नहीं था, जेमोरिन इसको बंद कर दिया था, समझ गया। आंसर ए होगा। भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डच। देखिए इसको भी लेकर के जो है बड़ी विवाद है, ठीक है, तो लेकिन आप विवाद में नहीं रहिएगा, हम जो बता रहे हैं वह सही है, डच होगा इसका उत्तर। कौन गाइड क्या देता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डच इसका उत्तर होगा, डच। एसके पांडे को पढ़िए, एसके पांडे में स्पष्ट तौर पर इस बात का चर्चा है, बीएल ग्रोवर में ना है, बीएल ग्रोवर में ना है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? अंग्रेज। अंग्रेज ने 1759 में बेदरा के युद्ध में पराजित किया, डचों को भारत से बाहर कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज। क्या हो जाएगा? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? बेदरा का युद्ध होगा ना? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, बंगाल के कौन नवाब डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा था? मीर जाफर महाराज, मीर जाफर। तब ना जाकर के मीर जाफर को हटा दिया, उसके बाद मीर कासिम को बना दिया। नहीं बताएं, मुंह तोड़ देंगे, एकदम बताए हुए हैं, समझ गए। कहां आप लोग रहते हैं? सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी अकबर के काल में आया था, रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच 1570 के दशक में आया था, रॉल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया मर्चेंट एंड वेंजर के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। हां यही सही है। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ। चलिए 101 क्वेश्चन है ना सबके पास? हाँ नहीं है तो अपना जाके लीजिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर, ड्रैगन, एस्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। हेक्टर से पहुंचा था। कौन जहाज से पहुंचा था? हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से पहुंचा था, हेक्टर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? कौन पहुंचा था? सर टॉमस रो। और हॉकिंस जहांगीर के कौन दरबार में पहुंचा? हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचा था। इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स कौन थे?
अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरा था। ये व्यापारी नहीं था, ये लूटने का काम करता था, लुटेरा था, इंटरलोपर्स। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह कहां से होगा? मारफटा से ठीक है कर देंगे। अब्दुल्ला कुतुब शाह होगा। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया, यानी किराया पर लिया, और वहां एक किलाबंद कोठी बनाई चंद्रगिरी के राजा से। कहां के राजा से? चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में स्थापित किया था। 1633। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? शाह सूजा कब दिया था व्यापारी? 1651। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? 3.5% होगा यहां पर, 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। 1680 में जो मुगल बादशाह होगा वो क्या होगा? 1680 में मुगल बादशाह कौन रहे होंगे? औरंगजेब रहे होंगे। 1658 से 1707, तो 1680 में औरंगजेब रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है आंसर औरंगजेब होगा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया? जो मुगल बादशाह उस समय होगा वही किया होगा। उस समय मुगल बादशाह जो है आपको औरंगजेब था, तो स्वाभाविक सी बात है औरंगजेब किया होगा। आंसर क्या होगा? औरंगजेब। अंग्रेजों को सुतानती, कालीकाटा एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? अजीम उस शान। अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुतानती, कालीकाटा एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीद? 1200 रुपया में। कितना रुपया में? 1200 रुपया में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सुतानती, कालीकाटा, गोविंदपुर। सुतानती, कालीकाटा, गोविंदपुर। सी। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, जो कि 1717 ईस्वी में जारी किया गया था। 1717 ईस्वी में जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिंच। कौन नहीं आया था? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच नहीं आया था। रॉल्फ फिंच जो है किसके समय आया था? रॉल्फ फिंच अकबर के समय आया था। अकबर के समय आया था रॉल्फ फिंच। सुमेलित कीजिए, अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। जॉन मिल्डन हॉल अकबर के समय आया था? आया था ना जी। स्थल मार्ग से भारत की यात्रा किया था ना? हाँ। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय आया था। सर जॉन सरमेन फर्रुखसियर के समय, जो 4 सदस्यीय शिष्टमंडल 1715 ईस्वी में आया था। सर जॉन सरमेन की अध्यक्षता में आया था और व्यापारिक छूट मिला था 1717 में। ये सब आया था दरबार में 1715 में ही, व्यापारिक छूट 1717 में मिला था। तो जॉन सरमेन जो है फर्रुखसियर के दरबार में आया। 1, 2 और 3 आंसर ये होगा। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित,
या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खां ने कहा था। किसने कहा था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने कहा था। सुमेलित कीजिए। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग स्थान पर जो है व्यापारिक कोठी खोली गई थी। अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग स्थान पर जो है आपको व्यापारिक कोठी खोली गई थी, यानी व्यापारिक कारखाना खोला गया था। और व्यापारिक कारखाना खोले जाने के बाद जो है उसका किलाबंदी किया गया था। जैसे अंग्रेजों ने कोलकाता में व्यापारिक कोठी खोला, मतलब कोलकाता में व्यापारिक कारखाना खोला तो उसका किलाबंदी करवाया। मद्रास में खोला तो उसका किलाबंदी करवाया। मुंबई में खोला तो उसका किलाबंदी करवाया। पांडिचेरी में खोला तो उसका किलाबंदी करवाया। तो अंग्रेजों ने जो कोलकाता का किलाबंदी करवाया वह आपको फोर्ट विलियम कहलाया। अंग्रेजों ने कलकत्ता का जो किलाबंदी करवाया वह आपको फोर्ट विलियम कहलाया। फिर आपको डचों ने पुलिकट का किलाबंदी करवाया, और पुलिकट का जो किलाबंदी हुआ था उसको फोर्ट गैलरिया कहा गया। फिर जो है आपको चिंसुरा बंगाल में पड़ता है, इसका किलाबंदी जो हुआ ये फोर्ट गुस्तावुस कहलाया। और फिर पांडिचेरी का किलाबंदी फ्रांसीसियों ने करवाया, ये फोर्ट लुई कहलाया। क्या कहलाया? फोर्ट लुई। तो इन शहरों का जो किलाबंदी करवाया गया था, कलकत्ता का किलाबंदी फोर्ट विलियम नाम से, पुलिकट का किलाबंदी फोर्ट गैलरिया नाम से, चिंसुरा का किलाबंदी फोर्ट गुस्तावुस नाम से, पांडिचेरी का किलाबंदी फोर्ट लुई नाम से, यानी 1, 2, 3 और 4। याद रख लीजिएगा, कभी कभार आपके परीक्षा में यह बात पूछा जाता है, समझ गए। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती, चंद्रनगर बंगाल में है, समझ गए, चंद्रनगर बंगाल में है। और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खां ने दिया था। किसने दिया था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने दिया था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को। किसको? डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। हाँ, सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। हाँ, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। हाँ, सब सही है, उपर्युक्त सभी। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। हाँ, देखिए, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था वह एक सरकारी कंपनी था, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वह एक प्राइवेट कंपनी था। तो प्राइवेट कंपनी अपने मन मर्जी से तुरंत निर्णय ले लेता था, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत फैसला नहीं ले पाता था। यह भी उसके पतन का एक कारण बना था। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। हाँ, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। हाँ, उपर्युक्त सभी। ये तमाम कारण थे जिस वजह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ। कौन सा युद्ध? यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। आप लोग से जब डाउट पूछे थे तो आप लोग डाउट में इस क्वेश्चन को गिनवाए थे। अब हमको तो नहीं पता है कि कौन विद्यार्थी क्वेश्चन डाउट में लिया था। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, समझ गए। उस रोज हम देखते तो मुंह तोड़ देते। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ना, यह हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध, हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है आपको प्रभावित था। वहीं अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखें तो जो प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, मतलब ये दोनों ऐसे युद्ध है जिस युद्ध का संबंध यूरोप में हो रहे अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध से रहा है। यूरोप में हो रहे अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध से प्रथम कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध का संबंध रहा है, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध का संबंध नहीं रहा है। जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो संबंध है हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से रहा है, तो आंसर बी होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई है?
एलासापल के संधि के तहत हुई है, एलासापल के संधि के तहत हुई है। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, समझ गए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय। वाडिवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट। और वाडिवास के युद्ध से फ्रांसीसियों का पतन हुआ है। फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? काउंट लाली, काउंट लाली किया था। तो आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस के संधि, तृतीय युद्ध, हां पेरिस के संधि। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऐसा महसूस डुप्ले ने किया था, और डुप्ले जो है उस क्रम में काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन संयोग देखिए, बीच में ही डुप्ले को जो है वापस फ्रांस बुला लिया गया। अगर डुप्ले भारत में कुछ समय तक और रुक जाता तो हो सकता था कि इतिहास आज कुछ और कहता। मतलब जैसे भारत में सबसे मजबूत कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, हो सकता था अगर डुप्ले भारत में होता तो हो सकता था कि जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे शक्तिशाली कंपनी बनकर के उभर जाती। आंसर डुप्ले होगा। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कारण थे? देखिए ध्यान दीजिएगा, 17वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 1600 से 1700, 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। आप याद कीजिए 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी, ये अकबर का कालखंड है। समझ गए, अकबर का कालखंड है। नहीं नहीं, अकबर नहीं, अकबर नहीं, अकबर तो थोड़ा बहुत रहा। 1605 तक जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब महान मुगल बादशाह था हो। और मुगलों का शासन मुख्य तौर पर उत्तर भारत में ही न था। तो उत्तर भारत में तो मुगल काफी सशक्त स्थिति में था, जिस वजह से उत्तर भारत में जो है अंग्रेज अपने आप को स्थापित करने में असफल रहा। तब वे दक्षिण भारत गए, और दक्षिण भारत जब अंग्रेज गए तो दक्षिण भारत में मुगल शासक जैसे कोई शासक उपलब्ध नहीं था। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में छोटा छोटा राज्य हुआ करता था, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। और दक्षिण भारत में उस समय तक 17वीं सदी के प्रारंभ से पहले ही विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन 16वीं सदी में ही हो गया था। 1565 ईस्वी में आप याद कीजिए, 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, जिस तालिकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दक्षिण भारत में मुगलों जैसा कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं था। दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। प्रशासनिक संगठन उतना अधिक मजबूत नहीं था, जिस वजह से अंग्रेजों ने 17वीं सदी में अपने आप को दक्षिण भारत में मजबूत किया। और दक्षिण भारत में जो है खनिज संसाधन हो गया, ये सब बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जिस वजह से दक्षिण भारत में जब अंग्रेज अपने आप को स्थापित किया तो वहां से अंग्रेजों को जो है सोना चांदी सब की प्राप्ति हुई। और फिर आर्थिक तौर पर अंग्रेज मजबूत हो गया, और फिर उत्तर भारत में भी जो है आकर के धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो पहला, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थी जितनी उत्तर में, सही है। विजयनगर राज 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, हाँ 1565 ईस्वी में। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, हाँ समझ। ये सभी कारण है जिस वजह से जो है दक्षिण भारत में यूरोपीय कंपनियों को शुरुआती दौर में सफलता मिली। आंसर 1, 2 और 3। पांडिचेरी का संस्थापक कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। अंबुर का युद्ध कब लड़ा गया? अंबुर का युद्ध 1749। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एलासापल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी। बाडीबास का युद्ध पेरिस, नहीं बाडीबास का युद्ध, हाँ होगा। बाडीबास का युद्ध जो है ना, देखिए आप याद कीजिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था हो। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थोमे का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबुर का युद्ध,
उसी प्रकार से तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही वाडिवास का युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक पार्ट था वाडिवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई। उसी पेरिस के संधि के तहत वाडिवास के युद्ध की भी समाप्ति हुई है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई। 1 2 3 और गलती नहीं की है? नहीं, गलती ना है। किसी भी एक ऑप्शन को बनाइए। ऑप्शन ए को ही बना लीजिए। 1 2, ये सब हम मिस्टेक थोड़े किए, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, समझे। इसमें भी आप लोग डाउट बोले थे, हाँ, तो इसमें तो डाउट बोल ही सकते थे क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। इसको सही कर लीजिए। सही किए, चलिए आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से संबंधित? बोलिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। मुगल बादशाह जहांगीर ने 400 मनसब किसे प्रदान किया? कैप्टन हॉकिंस को। 1665 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराया पर बंबई का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दे दिया? 10 पाउंड वार्षिक किराया पर। बंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार। विचार कीजिए, डेनिस ने 1620 ईस्वी में ट्रेंकोवार तथा 1676 में संगमपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। हाँ सही है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता। हाँ एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 2, सी नंबर। अधोलिखित कथनों में वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला, उसने यूरोप से भारत को मसाला मार्ग के द्वारा जोड़ा। हाँ। उसके जहाजों के जत्थे में हेक्टर नामक जहाज शामिल था? नहीं। उसके जहाज के जत्थे में जो है ना राफेल, राफेल के बाद जो है गैब्रिल, समझिए गैब्रिल, ये सब जहाज शामिल था। हेक्टर शामिल नहीं था। हेक्टर तो हॉकिंस, हॉकिंस के जहाजी बेड़ा में हेक्टर शामिल था। समझ गए? तो ये गलत है। उसको अब्दुल मजीद की पथ प्रदर्शन प्राप्त हुआ। हाँ। वास्को डिगामा की कब्र कोचीन में स्थित है। हाँ। 1524 में जब तीसरी बार आया था तो निधन हो गया, उसको कोचीन में ही दफना दिया गया। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 सही है। पेरिस की संधि 1763 सही है। अब पांडिचेरी की संधि 1754। देखिए पांडिचेरी के संधि कुछ बुक के अनुसार 1754 और कुछ बुक के अनुसार 1755। समझ गए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। आंसर अगर एक टिक करना हो तो यहां पर ऑप्शन डी को मारेंगे, जबकि आंसर में मेरे ख्याल से सी दिया है। सी को काट करके उसको डी कर लीजिएगा। पांडिचेरी की संधि 1755 नहीं बल्कि 1754। भारत में जहाज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत निम्नलिखित में से किस कंपनी के आने से शुरू? है पुर्तगाली के। पुर्तगाली के। विचार कीजिए और यात्रियों के आने के क्रम को काल कर्म। भारत में मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री है। अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां खोली थी? मसूलीपट्टनम 1611। और 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला और 1611 में ही उसको मान्यता भी मिल गया। तो प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मसूलीपट्टनम होगा। मसूलीपट्टनम होगा। आंसर में ए दिया है, हमको मालूम है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। आंसर को सही कर लीजिए। मसूलीपट्टनम आंसर में ए दिया है, ठीक है, उसको बी कर लीजिएगा। क्योंकि
उत्तर भारत दक्षिण भारत कुछ तो कह नहीं रहा है, सीधा पूछ रहा है कि भारत में मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कौन था, तो मसूलीपट्टनम होगा, मसूलीपट्टनम। अधोलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1453 ईस्वी में किसने एशिया माइनर को जीतकर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया? तुर्क मुसलमानों ने, तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच। आप याद कीजिए, हम बताए हुए हैं आपको, भारत के तुलना में डचों ने अपने आप को इंडोनेशिया में ज्यादा स्थापित किया था, तो आंसर डच हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? 1701 में। कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम किसके अधीन था? मछलीपट्टनम जो है डचों के अधीन था, डचों के अधीन था, डचों के अधीन। बाद में अंग्रेजों के अधीन हो गया। मछलीपट्टनम पर पुर्तगालियों का अधिकार नहीं था। पुर्तगालियों का अधिकार जो है केरल का कोचीन हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, गोवा हो गया, हुगली का क्षेत्र हो गया, चिंसूड़ा का क्षेत्र हो गया, ये चंद्रनगर का क्षेत्र हो गया। इस सब पर जो है पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था। मछलीपट्टनम पर पुर्तगालियों का अधिकार कभी नहीं हुआ था। मछलीपट्टनम पर शुरुआती दिनों में डचों का, फिर बाद में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। मछलीपट्टनम। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? देखिए यहां पर एक आता है मैग्ना कार्टा, एक आता है सुनहला फरमान। सुनहला फरमान 1632 और मैग्ना कार्टा 1717। तो इसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है, 1632 होगा इसका उत्तर। क्या होगा? 1632। और अब्दुल्ला कुतुब शाह। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, कॉफी। 1 2 3 का करता था। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हारमुज खो दिया, यानी गोवा को जीत लिया और हारमुज को खो दिया। 1510 1622। अगर यहां पे ये रहता गोवा और हारमुज दोनों को जीता तो 1510 1515, 1510 और 1515 हो जाता। और यहां पर पूछ रहा है गोवा को जीता और हारमुज को खो दिया। 1510 में गोवा को जीता, हारमुज को खो दिया 1622। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? भीमजी पौरक। याद रख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात के लिए निवेश शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। एला सापल की संधि, एला सापल की संधि, एला सापल की संधि के तहत आप जाकर के कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़िएगा ना, तो उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का विवरण हम दिए हैं नोट में। एला सापल की संधि। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी। क्या है? जॉन कंपनी। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? चटगांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चटगांव। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है, पहले भी आया हुआ है। और ध्यान में रहे वहां पर आंसर चटगांव है और यहां पर आंसर हुगली है, तो हुगली नहीं होगा बल्कि चटगांव होगा। हुगली नहीं होगा बल्कि चटगांव होगा। तो ध्यान दीजिएगा आंसर में जाकर के। इस क्वेश्चन में भी आप लोग कंफ्यूजन बोले थे, इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन ठीक था क्योंकि सेम प्रश्न का उत्तर एक जगह चटगांव है, एक जगह हुगली है, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक था। तो आपको कंफ्यूजन हुआ तो आप इसको याद रख लीजिएगा, इसका आंसर चटगांव होगा। तो 155 नंबर का आंसर बी दिया हुआ है, बी को काट करके आप सी कर लीजिएगा, चटगांव ही होगा, चटगांव ही होगा। 18वीं सदी के अंत तक, 18वीं सदी के अंत तक यानी 1750 से 1800, भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय था? बंगाल और असम।
ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म प्रचारक को ईसाई मिशनरी कहा जाता है, ईसाई धर्म प्रचारक को। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था। भारत और जावा, जावा कहां है? जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है, जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो भारत और जावा डच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डच, डच होगा, डच, ठीक है। देखिए एगो चीज आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो सीधे तौर पर नहीं बताए हैं, लेकिन कॉमन सेंस से लेक्चर के आधार पर आप बना सकते हैं। ये बात तो सीधे तौर पर नहीं बताए हैं, लेकिन ये बात तो बताए हैं कि डचों ने अपने आप को भारत के तुलना में जो है इंडोनेशिया में ज्यादा स्थापित किया था, तो उस आधार पर यह क्वेश्चन नहीं बन सकता है, आराम से बन सकता है, समझिएगा। सेंट थॉमे का युद्ध कब हुआ? 1748, 1748। सेंट थॉमे का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेंट थॉमे का युद्ध जो है फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। कौन सा युद्ध? यहां पर नहीं शब्द नहीं होगा, यहां पर नहीं शब्द नहीं होगा, नहीं को काटिए आप, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित है? सुमेलित है। पहला बक्सर युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध फ्रांसीसी, गलत है या सही? गलत है। जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध जो है आपको भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है? गलत हो गया। बाडीबास का युद्ध, बाडीबास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांसीसी विरुद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हां सही है ये। चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध आप याद कीजिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कुछ याद है? ए लड़की खड़ा हो। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ है? खड़ा हो। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ है? 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन कौन सा युद्ध हुआ है? रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, ठीक है, बैठ जाइए। ऐसा तो नहीं है कि इसको रूम पे जाकर के बताते हैं स्पेशल, सबको तो बताए हैं, बैठ जाइए। चलिए तो देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही चिलियावाला का युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का ही एक अंग था चिलियावाला का युद्ध, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है अंग्रेज और सिख के बीच, अंग्रेज और सिख के बीच, अंग्रेज और सिख के बीच। तो चिलियावाला का भी जो युद्ध है वह अंग्रेज और सिखों के बीच ही हुआ है। और यहां पर कह रहा है डलहौजी के विरुद्ध मराठा, यानी अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ है, नहीं, अंग्रेज और सिख के बीच हुआ है, मतलब यह भी क्या है? गलत है। अंबुर का युद्ध, अंबुर का युद्ध जो है आप याद कीजिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही अंबुर का युद्ध हुआ था। और अंबुर का युद्ध जो है ना, आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और चंदा साहब के बीच हुआ था। तो चंदा साहब के विरुद्ध मीर कासिम ना, फ्रांसीसी और चंदा साहब, फ्रांसीसी और चंदा साहब, ये भी क्या है? गलत है। तो देखिए ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, हमारा कोई मिस्टेक नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, समझ गए। इस क्वेश्चन में भी आप लोग कंफ्यूजन बोले थे, तो इसमें तो मिस्टेक है, तो इसमें कंफ्यूजन तो लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे एरर है वहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आप सजगता से पढ़ रहे हैं, तो इसको सही कर लिया आप लोग, सही किए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। चोल का युद्ध, ये हमको बताना पड़ेगा, नहीं ना? 1508 ना, 1508। 15वीं 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइलैंड, मसालों का द्वीप, कहां अवस्थित? इंडोनेशिया में। कहां है? इंडोनेशिया में, समझ गए। अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता को कब बनाया? 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1700 है ना? गलत है, गलत है।
1700 ईस्वी में कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर नहीं बनाया गया था। कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया था 1774 में। 1774 ईस्वी में बनाया गया था। 1774 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, समझ गए। तो एगो ऑप्शन को 1774 आप बनाइए, बी को ही 1774 बनाइए, क्योंकि आंसर जो है ना आपको बी ही दिया हुआ है। आंसर बी ही होगा मेरे ख्याल से। देखिए है ना, वो 1774 बनाइए। 1774 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर बना था 1774 में। 1774। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, सही है या गलत? एकदम सही है। जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक, सही है। गेराल्ड डंगियार बंबई का संस्थापक। 1, 2 और 3। अधोलिखित में कौन सही सुमेलित है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। हाँ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हेनरी द नेविगेटर ऑस्ट इंड से कंपनी, नहीं, गलत है। हेनरी द नेविगेटर ऑस्ट इंड से कंपनी जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है। कंपनी द इंडे ओरिएंटल हॉलैंड यानी डच को कहा जाता, नहीं, ये गलत है। केवल एक सही है। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा डाला था? हुगली। किसका? हुगली। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित किया था? देखिए डच की अगर आप बात करेंगे तो आप सुनिए, डचों ने अपने आप को भारत के पूर्वी तट पर स्थापित किया था या भारत के पश्चिमी तट पर? भारत के पूर्वी तट पर। भारत के पूर्वी तट पर। और डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। कहां? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम। इसके बाद डचों ने बंगाल के क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। फिर डचों ने गुजरात के क्षेत्र में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। तो देखिए, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होता तो इसका परफेक्ट उत्तर हो जाता आंध्र प्रदेश। लेकिन देखिए, क्या किसी भी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है? आंध्र प्रदेश नहीं है। तो आप देखिए, गुजरात और सिंध, बंबई और पंजाब, गुजरात और बिहार, मद्रास और अवध। एक तो अवध में फैक्ट्री स्थापित किया था नहीं, तो डी तो होगा नहीं। पंजाब में किया था नहीं, बी भी नहीं होगा। सिंध में भी नहीं किया था, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात और बिहार। निम्नलिखित में से किस वर्ष डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई? देखिए, एक तो पहली बात आप ये जानिए कि डिंडीगुल क्या है। तो डिंडीगुल जो है ना, आपको डिंडीगुल जो है तमिलनाडु का एक नगर है, और यहां पर शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था 1755 में। और 1755 में हैदर अली ने यहां पर शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों के मदद से किया था। किसकी मदद से? फ्रांसीसी की मदद से। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? 1755। अधोलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी का उत्पादन किया? डच।